पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाईचन के सारे डिसाइपल का कंपटीशन शुरू हो गया होता है, जो कि फाइनल राउंड था। उस राउंड के अंदर वो सारे लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए आसानी के साथ इस कंपटीशन को जीत जाते हैं। और उसे जीतने की वजह से बाईचन को वहां पर एक ट्रेजर पवेलियन भी मिलता है, जिसके अंदर काफी सारे ट्रेजर रखे हुए होंगे। बाईचन जैसे ट्रेजर पवेलियन के अंदर आता है, उसे वहां पर कोई भी ट्रेजर नहीं मिलता, लेकिन उसके सारे के सारे डिसाइपल को वहां पर ट्रेजर मिलते जा रहा था। ये देखकर तो वो भी हैरान रहता है कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाईचन के जितने भी डिसाइपल होते हैं वो वहाँ पर बाईचन से कह रहे होते हैं, मास्टर लुओली लिंजी को तो काफी अच्छे यहाँ पर से ट्रेजर मिल चुके हैं, इसलिए हमें भी यहाँ पर अच्छे वाले ट्रेजर चाहिए, क्या आप हमें उसे दे सकते हैं। जिसमें बाईचन कह रहा होता है, अगर तुम्हें ट्रेजर चाहिए तो तुम खुद ही यहाँ पर ढूंढ लो, देखो यहाँ पर काफी सारे ट्रेजर रखे हुए होंगे। वो उन्हें यहाँ पर ये नहीं बताता कि उसे तो ट्रेजर मिल ही नहीं रहे, इसलिए सारे के सारे डिसाइपल वहाँ पर ट्रेजर ढूंढना शुरू कर देते हैं। उन्हें तो एक एक सेकंड के अंदर अच्छे अच्छे ट्रेजर मिलते जा रहे थे। कई सारे लोगों को तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड और वेपन वगैरह मिल रही थी, जो देखकर तो बाईचन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम उदास भी था कि आखिर मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मेरे सारे डिसाइपल को इतने अच्छे अच्छे ट्रेजर मिल गए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला। वो कमरे के बाहर आकर चिल्ला भी रहा होता, उदास होकर आधा आधा रो भी रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे कोई भी ट्रेजर नहीं मिल रहा, मुझे कुछ भी करना नहीं आता, ना मुझे कल्टीवेशन आती है, ना मैं पिल बना सकता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं क्या ही करूँ, भाड़ में जैसा है, जिसमें जा रहा हूँ सोने के लिए, एक वही काम है जो मैं आसानी के साथ कर सकता हूँ। जिसके बाद हम शियाओ और प्रिंस को देखते हैं, जो दोनों आपस में अपने वेपन की टेस्टिंग कर रहे होते हैं, जो उन्होंने ट्रेजर पवेलियन के अंदर से निकाली थी। शियाओ के पास उसका हंटर होता है और प्रिंस के पास उसकी स्वॉर्ड होती है। जिन दोनों का वेपन काफी ज्यादा कमाल का लग रहा था। वो वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे होते हैं। साथ ही दूसरी तरफ ली जुआन और हाओ तियान भी अपने अपने वेपन का वहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहे थे। वो लोग जैसे अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, उनका अटैक भी काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। हाओ तियान के पास एक स्वॉर्ड होती है और ली जुआन के पास एक बहुत ही बड़ी कुल्हाड़ी होती है। वो दोनों अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए लगातार एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर हाओ तियान का जो स्वॉर्ड था वो वहाँ पर ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा होता है, जिस वजह से वो बड़ी आसानी के साथ ली जुआन को टक्कर देते जा रहा था। और ली जुआन तो अपने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को संभाल भी नहीं पा रहा होता है। इधर हम जिंगर को देखते हैं, जिसके पास एक क्रॉसबो आ गई होती है। वो क्रॉसबो भी काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो वहाँ पर हाओ तियान के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। हाओ तियान भी अपने शील्ड वाले वेपन को बाहर निकालते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ उसकी शील्ड ने आसानी के साथ जिंगर के अटैक को रोक लिया होता है। जिसे देखकर तो सारे के सारे डिसाइपल खुश थे कि उन्हें बहुत अच्छे अच्छे वेपन मिल चुके हैं। अब वो उसका इस्तेमाल करे तो उनके सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। लेकिन इनके एक दूसरे के साथ फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा आवाज आ रही थी, जिस वजह से बाईचन सो भी नहीं पाता। वो गुस्से में बाहर निकल कर आता है ताकि सभी को चिल्ला सके, लेकिन जैसे वो बाहर आता है जिंगर के क्रॉसबो का अटैक उसे ही लगने वाला था, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर अपनी जान बचा लेता है, वरना तो यहाँ पर उसकी हालत बिना फुकट की ही खराब हो जाती। तब बाईचन की सिस्टम उससे कहती है, अपने डिसाइपल से कहो कि वो वहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर ले, उसके बाद सच में उनके पास काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। उन्हें वेपन तो वैसे ही मिल चुका है, अगर वो ब्रेक थ्रू भी कर लेते हैं तो उसके बाद वो जैसे तियानन रेल्म के अंदर जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद उनका मुकाबला वहाँ पर कोई भी नहीं कर पाएगा और वहाँ से वो और भी अच्छे अच्छे ट्रेजर को लेकर आ सकते हैं। इसलिए बाईचन अपने सारे के सारे डिसाइपल को वहाँ पर इकट्ठा कर लेता है और उनसे कहता है, देखो हम मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन तो जीत चुके हैं, अब बस बारी है तियानन सीक्रेट रेल्म का पोर्टल ओपन होने की। जैसे वो ओपन होगा हम उसके अंदर चले जाएंगे, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो जगह आसान नहीं होने वाली है, इसलिए सब लोग यहाँ से जाओ, अपनी प्रैक्टिस करो और अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो, ताकि तुम वहाँ जाने के बाद आसानी के साथ सारे के सारे लोगों को हराते हुए जितनी भी हो सके उतने ट्रेजर को हासिल कर लेना। ये सुनकर सारे के सारे डिसाइपल थोड़ा परेशान हो जाते कि वो यहाँ पर इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू कैसे कर पाएंगे, लेकिन तब भी वो सारे लोग वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन बाईचन लिंजी को रोकते हुए कहता है, क्या तुमने अपने फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू किया है, उसके बाद ही तुम आगे जा सकती हो ना, इसलिए पहले अपना फाउंडेशन लेवल को ब्रेक थ्रू करो। ये सुनकर लिंजी उससे कहती है, मास्टर आपको क्या लगता है कि मैंने अपना फाउंडेशन लेवल ब्रेक थ्रू नहीं किया, मैं तो इस सेट में ज्वाइन होने से पहले अपना फाउंडेशन लेवल ब्रेक थ्रू कर चुकी थी। वो वहाँ पर बाईचन को अपनी कल्टीवेशन पावर दिखा रही होती है और जैसे वो वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, उसके अंदर से भयंकर तरीके से ऑरा बाहर निकलने लग गया था, जो कि पूरे के पूरे सेट को कवर कर रहा होता है। ये देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। सभी को ये देखकर लग रहा था कि यहाँ पर उनके मास्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लिंजी को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर रहे हैं। इससे तो यहाँ पर इतनी ज्यादा पावरफुल ऑरा से भरी हुई लाइट आ रही है। तब वहाँ पर वो मास्टर भी आ गया होता है। वो खुद भी यहाँ पर जैसे ही उस लाइट को देखता है वो एकदम ज्यादा हैरान रह गया था कि ये तो 9 हेवन डिवाइन लाइट है। किसी की बॉडी से अगर ये पावर बाहर निकले तो उसके पास समझो कि काफी ज्यादा पावर है, क्योंकि जल्दी 9 हेवन डिवाइन लाइट
लाइट को ब्रेक थ्रू करना इतना आसान नहीं होता है। और जैसे जैसे उस डिवाइन लाइट की पावर जो थी वो बाइचन के बाकी डिसाइपल के ऊपर थोड़ा थोड़ा गिरती है कि उनकी वहां पर अपने आप ही पावर बढ़ने लग गई थी। वो लोग बिना ब्रेक थ्रू किए वहां पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाते हैं। उन्हें तो कुछ मेहनत भी नहीं लगी थी और उनका यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी हो गया था, जिस चीज को देखकर तो वो काफी ज्यादा खुश होते और हैरान भी होते कि आखिर यहाँ पर ऐसा पॉसिबल कैसे है, बिना किसी मेहनत के यहाँ पर ब्रेक थ्रू कैसे हो गया। इधर हम बाइचन को देखते हैं जो लिंजी की पावर देखकर काफी ज्यादा घबरा गया होता है और वो कुर्सी के पीछे जाकर ही छुप जाता है कि कहीं उसकी पावर की वजह से उसे यहाँ पर कुछ ना हो जाए। तब वहाँ पर लिंजी आकर मास्टर से कहती है, मास्टर आप यहाँ पर छुप क्यों गए, आपको क्या हो गया है। तब बाइचन वहाँ पर बहाना बनाते हुए ये कहता है, देखो मैं यहाँ पर तुम्हारी जितनी भी पावर थी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था ताकि तुम्हारे फाउंडेशन लेवल की पावर तुम्हारे ऊपर ही बैकफायर ना कर जाए। और देखो मेरी मेहनत की वजह से यहाँ पर तुमने आसानी के साथ अपने फाउंडेशन लेवल की पावर को स्टेबल कर लिया है। जो सुनकर लिंजी काफी ज्यादा खुशी आती कि मास्टर ने तो मेरी यहाँ पर मदद कर दी, मास्टर तो सबसे अच्छे मास्टर हैं, उनके जैसा इंसान तो दुनिया में कोई होगा ही नहीं। जिसके बाद लिंजी अपने बाकी दोस्तों को भी वहाँ पर बताने के लिए चली जाती है और जैसे वो वहाँ से जाती है बाइचन की सिस्टम उससे कह रही होती है, लिंजी ने जो यहाँ पर अपनी फाउंडेशन लेवल की पावर को दिखाई है उसका ऑरा जैसे ही आपके ऊपर गिरा आपकी भी पावर हल्की सी बढ़ी है, लेकिन वो इतनी ज्यादा नहीं कि आप उसे देखकर महसूस कर पाओ कि हाँ यहाँ पर मेरी पावर बढ़ी है। इतनी सी कम पावर बढ़ी है कि उसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जो देखकर बादशाह एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत खुशी तो हो रही थी कि इतने टाइम से जो उसकी कल्टीवेशन पावर रुकी हुई थी वो धीरे धीरे करते हुए थोड़ी सी बढ़ रही है। ऐसा ही रहा तो वो एक दिन खुद भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, अपने डिसेबल से भी ज्यादा पावरफुल। ये देखकर तो लिंजी भी हैरान थी कि अरे मास्टर को क्या हो गया, ये अपने में इतना ज्यादा जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं, लगता है मास्टर का माथा फिर गया है। जिसके बाद वो और लिंजी दोनों सारे के सारे डिसेबल के पास आते हैं, जहाँ लिंजी तो बाइचन की ही तारीफों के पुल बांध रही होती है। जिसके बाद बाइचन अपने डिसेबल से पूछता है, क्या तुम लोगों ने यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू किया, जिसपे सारे के सारे डिसेबल कहते हैं, मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने सब ने यहाँ पर आसानी के साथ ब्रेक थ्रू कर लिया है। जो देखकर तो बाइचन भी हैरान रह जाता है, लेकिन वो वहाँ पर उनसे कह रहा होता है सिर्फ एक ब्रेक थ्रू से काम नहीं चलेगा, इसलिए वापस से जाओ अपनी कल्टीवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करो और फिर से ब्रेक थ्रू करो, जितना हो सके उतना ब्रेक थ्रू कर लेना ताकि तियानुन रेल्म के अंदर जाने के बाद तुम्हें कोई परेशानी ना हो। इसलिए अब सारे के सारे लोग सबसे पहले प्रैक्टिस रूम के अंदर आ जाते हैं। वहां आने के बाद वो अपने ही डुप्लीकेट को अपने सामने पाते हैं जिनसे उन्हें फाइट करनी होगी। अगर वो डिसाइपल अपने जैसे पावरफुल इंसान से फाइट करके उससे हरा देते हैं तब उन्हें समझ आएगा कि वो लोग किसी दूसरे को भी हरा सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने यहाँ पर यही प्रैक्टिस चुनी होती है कि वो खुद के साथ ही फाइट करना चाहते हैं। इसलिए सारे लोगों के सामने उनका डुप्लीकेट आ गया होता है जो बिल्कुल ही रियल वाले से एग्जैक्ट सेम था। उसके पास पावर भी उतनी ही थी, उसकी सोच समझ भी उतनी ही होती है। इसलिए अब देखते ही देखते दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ वो लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होते हैं। ये फाइट देखकर लिंची मास्टर से कहती है, मास्टर क्या मैं भी प्रैक्टिस रूम के अंदर जा सकती हूँ। लेकिन बाइचन उससे कह रहा होता है, अभी तुम्हारा टाइम नहीं है, तुम अभी वहाँ पर नहीं जा सकती, पहले तुम यहाँ पर इनको फाइट करते हुए देखो कि किस तरह से प्रैक्टिस रूम के अंदर फाइट की जाती है, उसके बाद तुम अंदर चले जाना। जिसके बाद हम दोबारा से प्रैक्टिस रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी डिसाइपल अपने ही डुप्लीकेट के साथ फाइट कर रहे होते हैं। वो लोग अपने ही डुप्लीकेट को हराने के लिए पूरी वहाँ पर जान लगा देते, लेकिन उनका डुप्लीकेट भी बिल्कुल उनके ही जैसा पावरफुल था। वो उनके सारे अटैक को रोक भी रहा होता है और लगातार उनके ऊपर अटैक भी किए जा रहा था, जिस वजह से सभी को अपने डुप्लीकेट को हराने में बहुत परेशानी हो रही होती है। बाइचन लिंजी से कहता है, तुम देख रही हो ना कि किस तरह से यहाँ पर फाइट की जाती है, मैंने यहाँ पर तुम्हें इसलिए बिठाया कि तुम सीख सको कि कैसे प्रैक्टिस रूम के अंदर फाइट करते हैं, उसके बाद तुम अंदर जाना। जिसके बाद वो वहाँ पर लिंजी को लूली को भी दिखाना शुरू कर देता है कि आखिर वो किस तरह से अपने डुप्लीकेट के साथ फाइट कर रही है। उसकी डुप्लीकेट के पास भी वैसा ही फैन होता है जैसा कि लूली के पास था, इसलिए दोनों बराबर एक दूसरे को टक्कर दे जा रहे होते हैं। जिसके बाद अब बारी हाओतियान की आती है। वहाँ पर तो वो दोनों एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं कि तुम बहुत घटिया इंसान हो, तो वही हाओतियान का डुप्लीकेट भी उससे कह रहा होता है, नहीं तुम घटिया इंसान हो। जिसके बाद अब बाइचन वहाँ पर प्रिंस को देख रहा होता है, जिसके सामने भी उसका डुप्लीकेट आ चुका था। वो वहाँ पर अपने डुप्लीकेट से कह रहा होता है, आज पहली बार मुझे टक्कर देने वाला मेरे सामने खड़ा है, क्योंकि जो मेरे सामने खड़ा है वो मैं खुद ही हूँ। तुमसे फाइट करके तो मुझे मजा ही आ जाएगा, मैं अपनी खुद की पावर को महसूस कर पाऊंगा कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर। लेकिन उसकी ऐसी बातें सुनकर बाइचन लिंजी से कह रहा होता है, देखो यहाँ पर तो ये लोग आपस में ही बातें कर जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें इनसे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। जो यहाँ पर अच्छे से फाइट करे उसका ही तरीका देखना कि किस तरह से फाइट की जाती है। लेकिन जब बाइचन वहाँ पर ली जुआन को देखता है तो वो एकदम ज्यादा हैरान रह गया था, क्योंकि ली जुआन के सामने तो उसी के बाकी सारे डिसाइपल होते हैं जो सारे के सारे मरे हुए थे, और ली जुआन के सामने जो खड़ा होता है वो उसका ही डिमोनिक रूप था। वो वहाँ पर आकर ली जुआन से कह रहा होता है, देखो तुमने यहाँ पर अपने सारे के सारे डिसाइपल को मार दिया, तो अब रुके क्यों हो, जाओ अपने मास्टर को भी मार दो और सारे के सारे लोगों को खत्म कर दो, उसके बाद तो तुम भी मेरी तरह एक इविल बन जाओगे। यहाँ पर ली जुआन का जो डुप्लीकेट होता है डिमोनिक वाला, वो वहाँ पर उसे बहकाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो भी वैसा ही बन जाए
जैसा कि उसका डिमोनिक रूप है। लेकिन ये देखकर तो ली जुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो अपने डिमोनिक रूप के साथ ही फाइट करना शुरू कर देता है और उनकी फाइट यहाँ पर काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही होती है। दोनों अपनी कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, जहाँ दोनों का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन ली जुआन अपने डिमोनिक रूप को वहां पर खत्म नहीं कर पा रहा था। वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तब भी वो वहां पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। ये देखकर तो वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि अब वो यहाँ पे अपने डिमोनिक रूप को कैसे खत्म करेगा। तब उसे एक आइडिया आता है कि उसका डिमोनिक रूप तो उसी से बना हुआ है ना, इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी को अपने अंदर ही डाल लेता है, ताकि जैसे वो यहाँ पर उसे कुछ हो, उसी के साथ साथ उसके डिमोनिक रूप को भी यहाँ पर वो तकलीफ होने लगेगी। और होता भी ऐसा ही है, जैसे उसने अपने अंदर कुल्हाड़ी को डाला था उसी तरह से उसके डिमोनिक रूप को वहाँ पर तकलीफ होने लगती है। लेकिन ली जुआन अपनी सारी तकलीफों को संभालते हुए दोबारा से अपने डिमोनिक रूप के पास आकर उससे फाइट करना शुरू कर देता है। और फिर वो धीरे धीरे करते हुए अपने डिमोनिक रूप के पास आ जाता है। उसका डिमोनिक रूप उससे कह रहा होता है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पास दोबारा कभी भी तुम्हें बहकाने के लिए नहीं आऊंगा। लेकिन ली जुआन तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी कुल्हाड़ी उठाते हुए सीधा अपने डिमोनिक रूप के ऊपर ही हमला कर देता है, जिस वजह से उसका डिमोनिक रूप वहां पर मारा जाता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।